A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Welcome you all to पाठशाला क्लासेस. बिहार एपीओ एक ऐसा एग्जाम है जो अभी हाल में ही नोटिफाई होने वाला है और उसमें जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो भी एक सब्सटैंटिव मार्क्स का आता है. तो आज एक सीरीज शुरू करी जा रही है जिसमें आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को डिटेल में समझाया जाएगा. ठीक है. अब ये जो सीरीज रहेगी इसमें पूरा सीपीसी पढ़ाया जाएगा. हालांकि सीपीसी को अगर आप समझे हैं तो सारे सेक्शंस और सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. हर एक ऑर्डर के अंदर पांच छह ऐसे रूल्स होते हैं जिन पे रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम सारी ही चीजों को कवर करेंगे और सीपीसी को उस तरीके से समझेंगे जिस तरीके से सीपीसी लिखा गया है. अब सीपीसी के साथ जनरली हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि कॉलेजेस वगैरह में सीपीसी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता. क्रिमिनल की तरफ फैसिनेशन होता है, फिर भी बीएनएस बीएनएसएस और ये सारी चीजें आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं. बट सीपीसी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ में भी बोरिंग लगता है तो उसकी वजह से वो छूट जाता है. बट मेरा इस सीरीज में प्रयास यही रहेगा कि आपके लिए सीपीसी को इतना सरल बनाया जाए और इतना एंटरटेनिंग बनाया जाए कि आपको सीपीसी में कभी भी कोई भी सवाल गलत ना हो. तो अ वेरी वार्म वेलकम. आज पहली क्लास है जिसमें हम सीपीसी को डिस्कस करने वाले हैं. आज का जो सेशन है वो कायदे से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं पूरी सीपीसी को आज के सेशन में एक तरह से एक पूरा जिस्ट दूंगा सीपीसी का कि पूरा सीपीसी कर क्या रहा है. 20 से 30% सीपीसी आपको आज ही समझ में आ जाएगी आज के ही सेशन से. इस सीरीज में जुड़े रहिएगा. एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड चाहे जिस भी जुडिशियल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. ठीक है. चलिए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं. सीपीसी हमारे बिहार एपीओ की बैचेस ऑनलाइन हो चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होगा बिहार एपीओ का. और भी जितने भी छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का बैच भी ऑनलाइन हो चुका है. दिल्ली एपीपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे होंगे बट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है. चलिए सीपीसी 1908. अब देखो सीपीसी को समझने का एक तरीका है. आज के सेशन में हम सीपीसी को एक कॉमन इंसान के तौर पे समझेंगे. जब आप उसको समझेंगे तो आपको सारे ही सेक्शंस, ऑर्डर्स और रूल्स को इंटरप्रेट करने में आसानी होगी. एक शुरुआत की बात शुरू करते हैं सबसे बेसिक बात से जो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि ये एक डिस्कशन होता है सबसे पहले कि हमारे देश के जो लॉज हैं वो सब्सटैंटिव और प्रोसीजर में डिवाइडेड होते हैं. 1 मिनट का समय लूंगा इस पॉइंट पे. आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी लॉज हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ सब्सटैंटिव लॉ में आपको पता है जैसे बीएनएस आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, टीपीए आता है. तो सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज को मेंशन करता है और प्रोसीजरल लॉ आपको तरीका बताता है कि अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हुआ है तो कोर्ट में जाके आप किस प्रकार से अपनी रेमेडी को ले सकते हैं. ये बात आई होप सबको पता है सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ की. तो सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो आपको बताता है कि सब्सटैंटिव लॉ फॉर एग्जांपल अगर मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि मैं आपको कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, बदले में आप मुझे उसका पेमेंट करेंगे. तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसका एनफोर्समेंट होना चाहिए. मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो ब्रीच के लिए डैमेजेस 73-74 में आते हैं. बट उनको लेने का तरीका जो है वो सीपीसी बताता है. तो सीपीसी या कोई भी प्रोसीजरल लॉ आपको वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि सब्सटैंटिव लॉ में जो आपकी रेमेडीज दी हुई हैं उनको कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करना है. तो ये बात हमने सारे सब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग इसी पॉइंट से होती है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सब्सटैंटिव है, प्रोसीजर है, किस तरीके से लायबिलिटीज को मेंशन करता है. तो यहां तक की बात आपको समझ में आती है. अब इसके आगे पहली चीज जो हम समझने वाले हैं सीपीसी को समझने के लिए वो है कॉज ऑफ एक्शन, जिसको हम सीओए बोलते हैं या अपन बोलेंगे कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली आपका वो अधिकार है जिसके थ्रू आप कोर्ट ऑफ लॉ में बोलते हो कि साहब हमारा एक लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा था और उस लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो हमें उसकी करस्पॉन्डिंग रेमेडी चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि यू प्रूव बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट यू हैड एन एग्जिस्टिंग राइट और उस राइट का वॉयलेशन हुआ है. लॉ ने आपको एक रेमेडी दी है
तो उस रेमेडी को एनफोर्स करवाने के लिए जब आप कोर्ट में जाते हो तो वो चीज क्या कहलाती है? कॉज ऑफ एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा सर? कॉज ऑफ एक्शन सिंपल वर्ड्स में, हम डिटेल में भी जाएंगे बट अभी पहले आप एक बार समझिए कि सीबीसी कर क्या रहा है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि आपका कोई भी सब्सटैंटिव लीगल राइट है, सब्सटैंटिव लीगल राइट है। अब ये जो सब्सटैंटिव लीगल राइट है, इसका पहले आप एग्जिस्टेंस प्रूव करेंगे कि आपके पास कोई अधिकार था और उस अधिकार का वॉयलेशन हुआ है। अगर उस अधिकार का वॉयलेशन हुआ है तो आपके पास उसकी करस्पॉन्डिंग रेमेडी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पूरी चीज को अपन क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं। सिंपल, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल लिया, या फॉर एग्जांपल पार्टीशन होना है, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई सेल करके प्रॉपर्टी खरीदी, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्टर्ड सेल डीड कर ली, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोर्ट में जाओगे कि साहब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट करिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करिए, कुछ भी करिए। तो कॉज ऑफ एक्शन होता है, मतलब कोर्ट में आप अपनी बात को ये कहते हैं कि यू हैव अ एग्जिस्टेंट लीगल राइट, उस लीगल राइट का सामने वाली पार्टी ने वॉयलेशन किया है और आपको एक करस्पॉन्डिंग रेमेडी चाहिए, इसको हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। कॉज ऑफ एक्शन बहुत सारे केसेस में समझाया गया है, हम केसेस को जब एज एंड व्हेन टॉपिक आएगा तो करेंगे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप याद रख सकते हो, साउथ ईस्ट एशियन शिपिंग कंपनी वर्सेस नव भारत एंटरप्राइजेस, ये एक केस था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कॉज ऑफ एक्शन इज बंडल ऑफ फैक्ट्स, एक ऐसे तथ्यों का समूह, बंडल ऑफ फैक्ट्स कॉज टू एनफोर्स द लीगल प्रोसेस इन द कोर्ट फॉर रिड्रेसल। बात वही है, शब्दों का फेर है। क्या बोला? कॉज टू एनफोर्स द लीगल प्रोसेस इन द कोर्ट फॉर रिड्रेसल। तो ये आपका कॉज ऑफ एक्शन होता है। आई होप कॉज ऑफ एक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। देखो, जब तक कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तब तक आप कोई कोर्ट ऑफ लॉ जाओगे नहीं। आपका कोई लीगल राइट था, किसी ने वॉयलेट किया तो अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आपको कॉज ऑफ एक्शन समझ में आ गया। अब यहां से सीपीसी की कहानी शुरू होती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आने वाले 30 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, ये समझ में आ गया सर कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। प्रोसीजरल लॉ के बारे में और भी बातें करते रहेंगे जब आगे हम प्रोसीजरल लॉ को समझेंगे। सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में यह भी कहा गया था कि प्रोसीजर इज द हैंडमेड टू जस्टिस, नॉट इट्स मिस्ट्रेस। मैंने आपको टाइम एंड अगेन ये समझाया कि जब भी हम किसी प्रोसीजरल लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें लिबरल इंटरप्रिटेशन होती है। अभी हम देखेंगे कि रिटन स्टेटमेंट एक चीज होती है जिसमें 30 डेज का टाइम इनिशियली लॉ प्रोवाइड करता है, बट उसको 90 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और ऑर्डर 8 रूल 10 के अनुसार स्टेट वर्सेस ननकू के केस में उसको 90 दिन से भी ज्यादा एक्सटेंड करके 120 दिन तक भी किया जा सकता है, या 90 दिन से ज्यादा कोई भी पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। कहने का मतलब, प्रोसीजर जो होता है वो हमेशा सब्सटैंटिव लॉ को फैसिलिटेट करता है, उसको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो कभी भी प्रोसीजर जो है वो सब्सटैंटिव लॉ के सामने नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि प्रोसीजरल लॉ कभी भी सब्सटैंटिव लॉ के लिए एक रुकावट नहीं बनता है, इट इज ओनली टू असिस्ट इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझी। अब यहां से कहानी शुरू होती है सीपीसी की। आपको समझ में आ गया कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। अब यहां तक की बात तो ठीक है सर, आप कहोगे कि सर समझ में आ गया, हमारा कोई राइट था, हमें उस राइट को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे। अब पहला सवाल यह आता है कि सर मान लीजिए आपने मेरे पैसे नहीं दिए, ठीक है, और मेरे पास अधिकार है मेरे पैसे आपसे वापस लेने का। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सुबह सुबह कोर्ट जाऊंगा और जज साहब को पकड़ूंगा और बोलूंगा अरे सर इस बंदे ने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे पैसे दिला दो। ऐसा तो होगा नहीं। देयर हैज टू बी अ प्रोसीजर टू एवरीथिंग। अगर ऐसे विम्स एंड फैंसीज पे चीजें चलेंगी तो कोई भी जजमेंट कभी नहीं आ पाएगा। तो जैसे हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखा कि रेलेवेंट फैक्ट्स को ही प्रूफ करना है, रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड बिकम द बेसिस ऑफ जजमेंट, तो वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि कौन से रेलेवेंट फैक्ट हैं, किस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट को अप्लाई करना है, किस तरीके से एविडेंस को यूज करना है। तो इसी तरीके से सीपीसी ने भी आपको एक मैकेनिज्म दिया है कि ठीक है भाई, आपका राइट था, आपका राइट वॉयलेट हुआ है, आपको रेमेडी चाहिए, बट एक प्रोसेस के थ्रू आइए, एक सिस्टम के थ्रू आइए। तो आप ऐसे जाके जज साहब को पकड़ के तो बोल नहीं सकते हो कि मेरे पैसे दिलवा दो। आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है प्लेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है प्लेंट, क्योंकि आपका कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर इस कॉज ऑफ एक्शन को आपको कोर्ट में लेके जाना है तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्लेंट बोलेंगे, या आप इसको वाद पत्र हिंदी में बोलते हो प्लेंट बोलेंगे।
ठीक, चलिए। अब प्लेंट का मतलब क्या है? प्लेंट का सिंपल भाषा में मतलब है कि जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, अग्रीव्ड पर्सन को हम सीपीसी में क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, जिसके राइट्स वायलेट हुए हैं, जिसको करस्पॉन्डिंग रेमेडी चाहिए कोर्ट से, वो प्लेंटिफ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेंटिफ कहलाता है। ठीक है, जैसे हम क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन देखते हैं, वैसे सिविल में प्लेंटिफ देखते हैं। अब सवाल ये आता है सर कि ये ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जाएगा बिना किसी उसके, तो उसको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्लेंट कहलाएगा। ठीक है, अब प्लेंट, जब ये प्लेंट फाइल करेगा तो ऑपोजिट पार्टी भी कोई डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, दैट विल बी नोन एज द रिटन स्टेटमेंट। तो कहानी की शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत होती है एक कंसेप्ट से जिसको हम बोलते हैं प्लीडिंग्स, जिसको हम बोलते हैं प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स जो है वो आपका ऑर्डर 6 में दिया हुआ है। प्लीडिंग्स का मतलब होता है प्लेंट और डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस का मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट, जो कि डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाता है, जो कि ऑपोजिट पार्टी होती है, जो कि ऑपोजिट पार्टी होती है, जिसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है। यहां पे प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करेगा, डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करेगा। तो ये जो प्लीडिंग्स का कंसेप्ट है, ये आपका ऑर्डर 6 में दिया हुआ है। अभी मैं सारे ऑर्डर्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम एक एक कंसेप्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि सीपीसी कैसे चलता है। तो अब जब आप प्लीडिंग्स की बात करते हैं, तो ऑर्डर 6 बात करता है कि प्लीडिंग्स में आप क्या क्या लिखोगे। ऑर्डर 6 आपको बोलता है कि प्लीडिंग्स शुड स्टेट द फैक्ट नॉट लॉ। प्लीडिंग में आप अपना कॉज ऑफ एक्शन पोर्ट्रे कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आपका एक एग्जिस्टिंग लीगल राइट था जिसको सामने वाले ने वॉयलेट किया, आपके पास करस्पॉन्डिंग रेमेडी है। तो जो मटेरियल फैक्ट्स हैं आपके केस के, उनको आप प्लीडिंग्स में मेंशन करते हो। ठीक है, तो ऑर्डर 6 जनरली जो है वो आपकी प्लीडिंग्स की बात करता है। लेकिन जब आप प्लीडिंग्स की बात पढ़ते हो, तो प्लीडिंग्स के साथ एक कंसेप्ट प्लीडिंग्स के अंदर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, जो कि दिया हुआ है ऑर्डर 6 रूल 17 में। होता क्या है कि देखो, मैंने आपको बार बार बोला कि प्रोसीजर क्या है? हैंडमेड टू जस्टिस, नॉट इट्स मिस्ट्रेस। इसका क्या मतलब? प्रोसीजर का काम है सब्सटैंटिव लॉ को हेल्प करना। अभी हम प्लीडिंग्स जनरली समझ रहे हैं। प्लीडिंग जनरली का मतलब होता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ठीक, तो कई बार ऐसा होगा कि कोई पार्टी को कोई फैक्ट इनिशियली नहीं पता होगा, या वो अपनी प्लीडिंग्स में कुछ अमेंडमेंट करना चाहेगी। अब प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट क्यों अलाउ किया जा रहा है? ताकि हम रियल कंट्रोवर्सी तक निकल सके, ताकि जो एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज है वो सामने आ सके। इसलिए लॉ क्या करता है? आपको प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट अलाउ करता है। अमेंडमेंट के साथ साथ ही, जैसे हम पढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स। स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6 रूल 16 में, ऑर्डर 6 रूल 16 में स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स आता है। स्ट्राइकिंग आउट, स्ट्राइकिंग आउट कैसे बोलेगा कि सर आपने स्कैंडलस, वेक्सेशियस, अननेसेसरी, प्रिजुडिस करने वाली, एम्बैरेस द ट्रायल, डिले द ट्रायल, ये सब करने की कोशिश की है, तो कोर्ट को पावर दी गई है कि प्लीडिंग से आपकी ये बातें काट दी जाएंगी। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है वो हम प्लीडिंग्स जनरली में समझेंगे। क्या समझेंगे? प्लीडिंग्स जनरली में। तो चलिए, प्लीडिंग्स जनरली का मतलब है कि प्लेंट्स और रिटन स्टेटमेंट, इसको अमेंड किया जा सकता है, इसको स्ट्राइक आउट किया जा सकता है, मटेरियल फैक्ट्स को प्लीड करना है, लॉ को नहीं करना है, कंसाइज फॉर्म में प्लीडिंग्स होनी चाहिए। कुछ बेसिक नियम जो हैं वो ऑर्डर 6 में दिए हुए हैं कि जब आप कोर्ट के सामने अपनी प्लीडिंग्स करेंगे, अपने कोर्ट के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आएंगे, तो आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये ऑर्डर 6 आपको बताता है। ऑर्डर 6 के बाद अब प्लीडिंग्स की बात समझ में आई, तो प्लीडिंग्स के अंदर प्लेंट और डब्ल्यूएस आता है। अब हम बात करेंगे प्लेंट की, जो कि है ऑर्डर 7 में। अब ऑर्डर 7 जो है वो आपका बात करता है प्लेंट के बारे में। ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट के बारे में। अब प्लेंट के बारे में जब आप बात करते हैं, तो प्लेंट में क्या क्या चीजें होंगी जो आप लिखेंगे? तो जैसे प्लेंट में आप रिलीफ मेंशन करेंगे, आप कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करेंगे, कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करेंगे, रिलीफ मेंशन करेंगे। आप, कई बार ऐसा होगा कि आपकी प्लेंट जो है वो प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं हुई है, तो उसको रिटर्न करने का मैकेनिज्म ऑर्डर 7 बताएगा कि आपने सही कोर्ट में, सही ज्यूरिसडिक्शन में, या कोई बेसिक चीजों को आपने प्लेंट में इंक्लूड नहीं किया था, तो आपकी प्लेंट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। या एक कंसेप्ट आएगा ऑर्डर 7 रूल 11 में, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या कहेगी साहब?
वो ये कहेगी आपने स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की, कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, प्रोसेस फीस नहीं पे की, डुप्लीकेट में नहीं फाइल करी, तो ऑर्डर 7 रूल 11 में आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो इस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि अगर आपने प्लेंट क्या है, प्लेंट वो डॉक्यूमेंट है जिससे प्लेंटिफ अपना कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्लीड कर रहा है, सिंपल भाषा में। वी विल बी गोइंग ऑन द डिटेल्स ऑफ ऑल द सेक्शंस, तो आप परेशान मत होइए कि सर अभी सब बता दिया आपने फिर आगे क्या बताएंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ एक आपका दिमाग खोलना चाहता हूं कि सीपीसी कर क्या रहा है, क्योंकि इसके बाद, इसको समझने के बाद सीपीसी बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। आप पूरे बेयर एक्ट में कोई भी प्रोविजन उठाएंगे आपको समझ में आएगा। देखिए समझिएगा बात को। अब यहां पे मैंने कहा कि प्लेंट में ये सब चीजें होंगी, जैसे ही प्लेंट में और चीजें जो लिखी हुई हैं कि प्लेंट साहब जो है वो डुप्लीकेट में फाइल करी जाएगी, डुप्लीकेट में फाइल की जाएगी, क्योंकि प्लेंट की जो कॉपी होती है वो डिफेंडेंट को भेजी जाती है जब समन्स भेजे जाता है। चलिए खैर, तो कहने का मतलब प्लेंट के कुछ बेसिक फीचर्स हैं ऑर्डर 7 में जो हम पढ़ेंगे, कि प्लेंट अगर आपने फाइल की है, आप कंसाइज स्टेटमेंट करोगे, आप लॉज नहीं करोगे, मटेरियल फैक्ट्स होंगे, आप जो है कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन करोगे, अगर आपकी प्रॉपर कोर्ट में नहीं है तो रिटर्न की जाएगी, अगर आपने प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया है तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। तो ये सब चीजें होंगी प्लेंट की, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें होंगी प्लेंट की। लेकिन अब एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा कि चलिए अच्छा इस पे पहले रहते हैं। चलिए प्लेंट, प्लेंट आपको समझ में आया, ठीक। अब आपको ये समझ में आ गया कि सर अगर प्लीडिंग्स की बात होगी तो प्लीडिंग्स में दो चीजें आती हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। और प्लेंट में कुछ बेसिक चीजें ये होती हैं जो आपको प्लेंट में पढ़नी है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि देवेशी सर ने बता दिया कि भाई प्लेंट जो है वो एक तरह से कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन कर रही है, प्रॉपर कोर्ट में होती है, रिजेक्शन हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर आप प्लेंट फाइल कहां करोगे। चलो प्लेंट आपने तैयार कर ली, ठीक है, कि आपका कॉज ऑफ एक्शन था, आपका लीगल राइट था, उसका वायलेशन हुआ था, आपको रेमेडी चाहिए, आपने प्लेंट तैयार कर ली। लेकिन अब प्लेंट फाइल कहां की जाएगी, तो उसके लिए जो कंसेप्ट आता है वो आता है ज्यूरिसडिक्शन का, वो आता है ज्यूरिसडिक्शन का। देखो ज्यूरिसडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोसीजरल लॉ का, कि आप केस को फाइल कहां करेंगे, आप केस को फाइल कहां करेंगे। तो जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन होती है वो तीन भाग में जनरली बटी होती है, टेरिटोरियल, पिक्यूनरी, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर। अभी हम समझेंगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे, बट अभी आप समझिए कि ज्यूरिसडिक्शन होगी टेरिटोरियल, 16 से 18 तक टेरिटोरियल है, पिक्यूनरी आपकी 15 में दी है, सब्जेक्ट मैटर एक अलग चीज होती है। इसका मतलब होता क्या है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी डिवीजन को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं आप, अलग अलग जजेस को बांट देते हैं। क्योंकि अगर एक मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा एरिया है ज्योग्राफिकली, तो जब आप ज्योग्राफिकली ज्यूरिसडिक्शंस को बांटते हैं इस प्रकार से कि यू हैव गिवन वन जज द अथॉरिटी टू डिसाइड केसेस ऑफ वन डिवीजन और सब डिवीजन और तहसील, नायब तहसील, वॉट एवर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जिस एरिया में आपका डिस्प्यूट हुआ है तो वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहती है। पिक्यूनरी कहती है कि मान लीजिए अब 2 करोड़ का मुकदमा है तो क्या सिविल जज जूनियर डिवीजन उसको सुनेंगे, नहीं, सिविल जज सीनियर डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो इसको सुनेंगे, या हाईकोर्ट में भी जा सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट की ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं। तो पिक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी, यानी कि कितने पैसे का डिस्प्यूट किस कोर्ट के पास जाएगा। तो ये हर एक स्टेट की अलग होती है, ये होती है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल मतलब एरिया, आपने एक डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को अलग अलग एरियाज में बांट लिया, इस एरिया के जो केसेस हैं वो एक कोर्ट के पास जाएंगे, इस एरिया के दूसरे कोर्ट के पास जाएंगे, सो दैट देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये जो बाइफर्केशन किया जाता है टेरिटोरियल और पिक्यूनरी का, इसका उद्देश्य है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। वरना ऐसा होगा कि एक ही जज के पास 500 केसेस हैं और दूसरे जज के पास एक भी नहीं। तो द लॉ डिसाइड्स कि आप किस जगह पे हैं, आपका डिस्प्यूट कितने पैसे का है, उसके आधार पे कौन सी कोर्ट में आप डिस्प्यूट को फाइल करेंगे। और एक चीज होती है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जैसे हम सूट ऑफ सिविल नेचर की बात करते हैं, या हम बात करते हैं एक्सप्रेस और इंप्लाइडली बार, हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे सीपीसी का। तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे सीपीसी नहीं लगता है, तो जो सीपीसी जहां पे नहीं लगेगा वो केसेस सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड कर पाएगी। जैसे रेंट के मुकदमे, फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टेट का रेंट का लॉ है और उसने लिखा है कि सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी और रेंट ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन होगी, तो इसका मतलब सिविल कोर्ट जो है वो उस मैटर को नहीं सुन सकते, इनके पास इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है इन केस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो वो हम चीज को समझेंगे सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन।
बट तीन तरह की ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, तो जब भी आप प्लेंट फाइल करोगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कोर्ट में जाके आप इस प्लेंट को फाइल करोगे, तो वो होता है ज्यूरिसडिक्शन। और जब आप ज्यूरिसडिक्शन में, इसमें हम ज्यूरिसडिक्शन में ऑब्जेक्शंस भी देखेंगे कि अगर ज्यूरिसडिक्शन के ऑब्जेक्शंस हैं तो क्या है, ऑर्डर 21, और सॉरी ऑर्डर कह रहे हैं सेक्शन 21, सेक्शन 21, 21A। तो ये ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट यहां पे पढ़ाया जाएगा। चलिए, ज्यूरिसडिक्शन आपको समझ में आ गई, आपको प्लेंट में ये पता चल गया कि सर ये जो प्लेंट है ये इस कोर्ट में फाइल करनी है। लेकिन ऑपोजिट पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसको भी राइट मिले ज्यूरिसडिक्शन को डिस्प्यूट करने का। तो यहां से एक केस आता है, एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ केसेस। ट्रांसफर ऑफ केसेस, ये सेक्शन नंबर 22 से 25 तक दिया हुआ है जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस। मैं आपको समझाऊंगा जब आप ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे। जैसे आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ा होगा कभी, तो वहां पे प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आता है। जब आप 4, 5, 6 पढ़ते हो तब 3, 4, 5 सेक्शन नंबर 3, 4, 5 पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां पे एक आता है कि कॉन्ट्रैक्ट जहां साइन हुआ था, जहां परफॉर्म हो रहा है, या जहां पे भी उसका कोई भी पार्ट हो रहा है, वहां पे माना जाएगा द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड। तो कई बार ऐसे डिस्प्यूट्स आएंगे कि मल्टीपल जगह ज्यूरिसडिक्शन बन रही होगी, मल्टीपल जगह ज्यूरिसडिक्शन बन रही होगी, और प्लेंटिफ जो है वो अपनी कन्वीनियंस से किसी एक जगह पर सूट फाइल करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में जो डिफेंडेंट होगा वो कोर्ट को कन्विंस करेगा कि सर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं लखनऊ में रहता हूं, मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आप मुंबई के एक कारोबारी हो, हम दोनों दिल्ली में मिले और हमने दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट किया। जब हमने दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो सामान भेजना था वो मुझे आपको मुंबई भेजना था। अब लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, कैटेगोरिकली इन तीनों जगह अगर आप लॉ को डिटेल में समझेंगे तो इन तीनों जगह किसी ना किसी तरीके से ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। ज्यूरिसडिक्शन चूज करने का अधिकार प्लेंटिफ का होता है। अब मान लीजिए प्लेंटिफ मैं हूं, मैंने केस को लखनऊ में फाइल कर दिया। जब मैंने लखनऊ में फाइल कर दिया, आप मुंबई में बैठे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में हुआ था, तो आपके पास ये राइट है कि आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो कि सर ज्यूरिसडिक्शन लखनऊ से हटाकर दिल्ली कर दी जाए, ताकि मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो, कि ऐसा ना हो कि ज्यूरिसडिक्शन इतनी दूर है कि मैं अपना केस इफेक्टिवली प्रेजेंट ना कर पाऊं। तो वहां पे एक कंसेप्ट आएगा ट्रांसफर ऑफ केसेस का, जहां पे डिफेंडेंट कोर्ट से कहेगा, जब आपकी प्लेंट फाइल हुई, आपने तो मतलब मैंने तो प्लेंट फाइल कर दी, मैंने लखनऊ में प्लेंट फाइल कर दी, आप मुंबई में बैठे हैं, आपके पास समझ गया, आपको पता चला, तो आप लखनऊ वाली कोर्ट के सामने आए या हाई कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके प्रोसेस है 22 से 25 तक, और आपने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ज्यूरिसडिक्शन इतनी दूर आपने कर दी कि मैं अपना एक इफेक्टिव डिफेंस ना प्रस्तुत कर पाऊं। इन द सेम केस द केस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू अदर। तो यहां पे हम पढ़ेंगे ट्रांसफर के बारे में, यहां पे हम बात करेंगे ट्रांसफर के बारे में। चलिए, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर मतलब पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है, बट ठीक है, ट्रांसफर ऑफ केसेस। अब आपने जब प्लेंट फाइल कर दी, आपने ज्यूरिसडिक्शन देख ली, प्लेंट आपको समझ में आ गया, प्लेंट में आपने अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखा, आपने अपनी रेमेडी लिखी, मटेरियल फैक्ट्स लिखा, डुप्लीकेट में लिखा, सब कुछ करा, आपने प्लेंट फाइल कर दी, आपने ज्यूरिसडिक्शन चेक कर ली। जब ज्यूरिसडिक्शन आपने चेक कर ली, तो उसके बाद जब आपकी प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल हो गई, तो ऑपोजिट पार्टी को इंफॉर्म किया जाएगा कि सर आपने किसी का लीगल राइट वॉयलेट किया था और उसने आपके अगेंस्ट प्लेंट फाइल करी है, तो उसके लिए दिया जाएगा समन्स, उसके लिए दिया जाएगा समन्स। समन्स ऑर्डर फाइल में समन्स क्या कहता है? समन्स बेसिकली जनरली अगर आप देखोगे तो समन्स दो लोगों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। एक तो पार्टीज के लिए, एक तो पार्टीज के लिए समन्स होते हैं जो कि ऑर्डर 5 में मेनली डेल्ट है, और सेक्शन नंबर 27 से 29 तक भी डेल्ट है। और एक विटनेसेस के भी समन्स होते हैं, जब हम ट्रायल में जाएंगे तब हम देखेंगे कि विटनेसेस ऑर्डर 16 या ऑर्डर 16A में विटनेसेस को बुलाने के लिए भी समन दिए जाते हैं, ठीक है। बट अभी हम जनरल वाला समझ रहे हैं, ये वाला समझ रहे हैं पार्टीज को दिया गया समन। तो भाई प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी, और प्लेंटिफ ने जो है ज्यूरिसडिक्शन देख के, सब कुछ देख के प्लेंट फाइल कर दी। तो अब जो डिफेंडेंट है उसको इन्फॉर्म करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होती है। सो द कोर्ट विल इन्फॉर्म द डिफेंडेंट्स
कि सर आपके अगेंस्ट प्लेंट फाइल हुई है, आइए अब उसका जवाब दीजिए आके। तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम समन्स के बारे में देखेंगे। अब समन्स के अपने अपने प्रोसेस हैं कि समन कैसे भेजा जाएगा, रजिस्टर पोस्ट से भेजा जाएगा, न्यूज़पेपर में कब होगा, कब बीट ऑफ ड्रम्स होगा, कब अगर सामने वाला डिफेंडेंट जानबूझ के समन्स नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे। एक कंसेप्ट आएगा जिसको हम पढ़ेंगे दस्ती समन्स। दस्ती समन्स का मतलब होता है कि प्लेंटिफ खुद कहता है साहब आपको नहीं मिल रहा हमें दे दो, हम इसको दे देंगे, हम इसको रोज मिलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 5 रूल 9A में दस्ती समन्स की हम बात करेंगे। कई जगहों पे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे कि कुछ वीवीआईपीज लोग हैं जिनको आप एक्सेप्शन देते हो सेक्शन 132 और 133 में कि इनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब कोर्ट के द्वारा जब प्लेंट के आधार पर समन्स दिए जाएंगे ऑपोजिट पार्टी को, तो उसको बुलाया जाएगा कि सर आओ और अपना डिफेंस प्रस्तुत करो बिकॉज समबडी हैज इंस्टीट्यूटेड अ प्लेंट अगेंस्ट यू। तो जब ये प्लेंट हो जाएगी और समन्स पहुंच जाएंगे तब बारी आएगी डब्ल्यूएस की। तब बारी आएगी डब्ल्यूएस की जिसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। ये जो डब्ल्यूएस है ये डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाएगा, क्योंकि डिफेंडेंट अब रिप्लाई करेगा इस चीज को। ट्रांसफर एप्लीकेशन वो अलग कर सकता है, दैट इज ओके, बट उसके अलावा भी वो डब्ल्यूएस फाइल करेगा। डब्ल्यूएस के लिए जैसे कि लॉ बोलता है कि 30 डेज में डब्ल्यूएस फाइल होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, लेकिन ये 30 डेज जो है ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू 90 डेज, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि ये ऑर्डर 8 है जिसमें आपका रिटन स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है। ऑर्डर 8 रूल 10 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जहां पे आपका ये 90 डेज का टाइम भी एक्सटेंड किया जा सकता है, 90 प्लस। कैलाश वर्सेस ननकू के केस में, ठीक है, ये बोला कि भाई रिटन स्टेटमेंट कोई 30 दिन में नहीं दे पा रहा है तो उसे 90 दिन में ले लो। वो बीमार था, कहीं बाहर चला गया था, कहीं वो उसको पता नहीं था या कुछ भी ऐसा हुआ तो उसको 90 दिन का समय दे दो, क्योंकि ये बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट होगा कि if you have given the summon, somebody does not appears in 30 days and you start the proceedings and give a judgment against him, that will be very unfortunate. So the law says कि आप 30 डेज में नहीं हो रहा है, गिव 90 डेज। 90 डेज में नहीं हो रहा है तो आप उसको भी एक्सटेंड कर दीजिए, बिकॉज प्रोसीजर इज द हैंडमेड टू जस्टिस नॉट इट्स मिस्ट्रेस। चलिए अब डब्ल्यूएस कितने भी टाइम में होगा ये हम इसमें ही देखेंगे, ठीक। अब डब्ल्यूएस हो गया, अब डब्ल्यूएस में आएगा क्या क्या, तो देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर आप एक डिफेंडेंट है, आप ऐसा सोचिए मैं एक प्लेंटिफ हूं, ठीक है, मैं एक प्लेंटिफ हूं, मैंने आपके खिलाफ सूट फाइल किया, मतलब मैंने आपके प्लेंट, अच्छा सूट, सूट क्या होता है, सूट जब भी शब्द यूज होता है तो सूट, सूट मींस एन इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्लेंट टिल द जजमेंट। इस पूरे प्रोसेस को क्यूमुलेटिवली हम सूट कहते हैं, इस प्रोसेस को क्यूमुलेटिवली हम सूट कहते हैं। तो जब भी मैं सूट बोलूं तो उस बात को समझना। तो मान लीजिए मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट है, तो अब मैंने प्लेंट फाइल कर दी, मैंने ज्यूरिसडिक्शन देख ली, मैंने सब कुछ कर दिया। अब आपकी बारी आएगी कि आप डब्ल्यूएस फाइल करोगे। तो आइडियल सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या कहोगे, आप सबसे पहले प्लीड करोगे लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। आप बोलोगे इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बन रहा है, या फिर आप शायद रेस्ट सबजुडिस प्लीड कर सकते हो, रेस्ट सबजुडिस प्लीड कर सकते हो, आप रेस्ट जुडिकाटा प्लीड कर सकते हो, रेस्ट जुडिकाटा प्लीड कर सकते हो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जजमेंट। आप ऑर्डर 2 रूल 2 प्लीड कर सकते हो, आप कॉम्प्रोमाइज प्लीड कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज अगर हमारे बीच में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है ऑर्डर 23 रूल 3A में, तो ये सारी चीजें आप प्लीड कर सकते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज द मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मतलब पहले तो आप अपने डब्ल्यूएस में ये कहोगे कि सर इस केस को सुनने का कोर्ट का अधिकार ही नहीं है। तो जब भी आप इस तरह की चीजों पे हिट करोगे तो दिस इज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। तो आप मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट को चैलेंज कर रहे हो सबसे पहले। अब मान लीजिए मेंटेनेबिलिटी आपने चैलेंज करी, ठीक है, वो मानी गई या नहीं मानी गई ये तो आपका पार्ट है, बट डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में मेंटेनेबिलिटी की बात करता है सबसे पहले कि केस तो सर मेंटेनेबल ही नहीं है, मेरिट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट हैज इनहेरेंट अ लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, द कोर्ट डज नॉट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू लिसन दिस सूट, हेंस इट शुड बी डिसमिस्ड। बट जनरली प्लेंटिव भी देख के ही लिखेगा ना, वो जबरदस्ती थोड़ी ये सब करेगा। खैर आपने मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया अपने डब्ल्यूएस में, वो नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी स्टोरी बताओगे, फिर आप अपनी स्टोरी बताओगे, ठीक है, आप अपनी पूरी स्टोरी बताओगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। यहीं पे दो चीजें आएंगी जिसको हम एक बोलते हैं सेट ऑफ और एक होता है काउंटर क्लेम।
काउंटर क्लेम, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर कोई पास्ट डेट है जिसको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा उसको आपको सेटल करना है, तो ऑर्डर 8 रूल 6 में आप सेट ऑफ कर सकते हो, और ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G तक, ठीक है, 6G तक आप काउंटर क्लेम कर सकते हो। इसके बाद एक चीज, जैसे हम WS में पढ़ रहे थे और हमने BSA में भी देखा और बहुत जगह देखा, जब हम एडमिशन्स की बात कर रहे थे, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डीम्ड एडमिशन। डीम्ड एडमिशन, ये जो डीम्ड एडमिशन है ये ऑर्डर 8 रूल 5 में दिया हुआ है। इसका मतलब अगर प्लेंट में कोई भी बात कही गई है और उस प्लेंट में कही गई बात को आपने डिस्प्यूट नहीं किया या उसको आपने डिनाई नहीं किया, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको डीम्ड एडमिशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डीम्ड एडमिशन। तो ये सारी चीजें आप अपने WS में बनाओगे। तो जो WS होगा आपका एज ए डिफेंडेंट, मैं प्लेंटिव हूं, आप डिफेंडेंट हो, मैंने तो अपनी प्लेंट फाइल कर दी, आपने अपने WS में ये सारी चीजें इंक्लूड करी। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, होता क्या है कि मान लीजिए प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट जो है वो अपना WS फाइल करता है। लेकिन कई बार क्या होगा, जब आप एक WS फाइल करोगे तो आप प्लेंट में लगाए गए एलिगेशंस को तो डिस्प्यूट करोगे ही, साथ साथ में आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मेंशन करोगे, आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मेंशन करोगे। तो जब आप अपने WS में एडिशनल पॉइंट्स मेंशन करोगे, तो प्लेंटिफ को उन एडिशनल पॉइंट्स का रिप्लाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और अगर रेप्लिकेशन में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, तो उनको रिप्लाई करने के लिए आपके पास रिजॉइंडर होता है। तो रिजॉइंडर और रेप्लिकेशन ये सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में ऐसा तो होगा नहीं कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में बात खत्म हो गई, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि भाई आपने कोई बात कही प्लेंट में, ठीक, लेकिन हमने, अब सिंपल बात है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने आपके अगेंस्ट प्लेंट फाइल किया कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट नहीं किया। अब आप भी तो कहोगे कि सर इन्होंने एडवांस पेमेंट टाइम से नहीं दिया था, मैं क्यों इनको सामान देता, मैंने इनको कहा था कि क्वालिटी चेक कर ले, मैंने इनको कहा था कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बता दे, इन्होंने नहीं बताया। या आप कहोगे सर इम्पॉसिबिलिटी हो गई थी, इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कि लॉ के द्वारा ये अलाउड ही नहीं था, या इन्होंने, मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया था और इन्होंने परफॉर्मेंस लेने से मना कर दिया। तो कहने का मतलब वॉट एवर यू आर सेइंग इन योर WS, अगर उसका रिप्लाई प्लेंटिफ को करना है तो वो रेप्लिकेशन फाइल करेगा, और इसका रिप्लाई अगर डिफेंडेंट को करना है तो वो रिजॉइंडर फाइल करेगा। चलिए, रेप्लिकेशन रिजॉइंडर फाइल हो जाएगा। तो अब डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया, माने मैंने प्लेंट फाइल करी, मैंने ज्यूरिसडिक्शन देख लिया, आपके पास समन गया, आपने WS फाइल किया, आपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई, और आपने बाकी सारी चीजें करके हम दोनों के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरा हो गया। यहां पे अभी ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पूरा हुआ है, अभी हमको ट्रायल तक जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं 20% चीजें CPC के आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको बता दूं, पाठशाला क्लासेस पे वी हैव द बैचेस फॉर बिहार APP, दिल्ली APP, और सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को अगर कोई भी तैयारी करनी है तो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम हैंडल देवशीष पांडे फॉर जुडिशरी, या देवशीष पांडे ऑफिशियल। इसके आगे अभी हमें आधी कहानी हुई है, ये आधी भी नहीं, ये दिस इज 1/3 ऑफ द स्टोरी दैट वी हैव डन, और इसके आगे हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि क्या होता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स जिनको हम बोलते हैं। चलिए, अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई कि सर दोनों तरफ से डॉक्यूमेंटेशन आ गए, दोनों तरफ से प्लेंट रिटन स्टेटमेंट सारी चीजें आ गई। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेज जो आएगा, नेक्स्ट स्टेज जो आएगा, नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो आएगा फर्स्ट हियरिंग का। किसका आएगा? फर्स्ट हियरिंग। देखो, फर्स्ट हियरिंग में बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि फर्स्ट हियरिंग किसको माना जाता है, और जब कोर्ट अपने माइंड का एप्लीकेशन करता है, और मतलब फर्स्ट हियरिंग में एक पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो ले डाउन करती है कि फर्स्ट हियरिंग किसको माना जाएगा। एक MCQ का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट हियरिंग किसको प्रिज्यूम किया जाएगा, तो उस डिस्कशन में हम जाएंगे। बट फर्स्ट हियरिंग का मतलब डॉक्यूमेंट्स अदला बदली हो गए हैं, और अब कोर्ट बैठा है दोनों पार्टीज को सामने खड़ा करके, ठीक। तो फर्स्ट हियरिंग में सबसे पहली चीज होगी, वो होगी एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। अब एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज जो है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज आपको ऑर्डर 10 में दिया हुआ है। इसमें बेसिकली कोर्ट समझने की कोशिश करेगा कि आपके बीच में कंट्रोवर्सी है क्या। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को देखेगा,
आपसे कुछ ओरली एविडेंस लेगा या ओरली बातचीत करेगा या एग्जामिन करेगा कि एक्चुअली में आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है क्या, क्यों आप लोग कोर्ट आए हो दोनों लोग प्लेन रिटन स्टेटमेंट फाइल करके, व्हाट इज द बेसिक डिस्प्यूट, रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। इस स्टेज को हम बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। अब एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज जब होगा तो कोर्ट जनरली क्वेश्चन करेगा अबाउट द केस। अब मान लीजिए आप जज हो, ठीक है, और आपके सामने दो पार्टीज हैं, प्लेंटिव डिफेंडेंट, दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेके कहानी लेके आए हैं आपके सामने। अब ऑर्डर 10 में आपको एक चीज दी जाती है जिसको हम बोलते हैं एडीआर। क्या बोलते हैं? एडीआर, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर। देखो, कोर्ट का हमेशा यह रहता है कि अगर किसी भी केस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए या एमिकेबली सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि ये एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में हम पनिशमेंट के बारे में देखते हैं, हम डैमेजेस के बारे में देखते हैं, हम रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम के बारे में देखते हैं और सोसाइटी एट द लार्ज को देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर की, तो हम पहले चाहते हैं कि आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट्स पे बाहर ना डाल के आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट या मीडिएशन, ये चार चीजें दी गई हैं सीपीसी में। ऑर्डर 10 रूल 1A, ऑर्डर 10 रूल 1A से लेकर सी तक, ठीक है, ये कहता है, और रेड विद सेक्शन 89, ये कहता है कि अगर कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज ये लगा कि इनका डिस्प्यूट जो है, इसका 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 जो जो डिस्प्यूट है ना, वो इतना सब्सटैंटिव नहीं है और ये एमिकेबली रिजॉल्व हो सकता है, तो वो आपसे बोलेंगे कि पहले जाओ एडीआर करो जाके। ठीक है, एक बार साथ बैठो, चाय पियो, कॉफी पियो, कैंटीन की बढ़िया बातचीत करो और देखो कि तुम लोग खुद से डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन निकाल सकते हो या नहीं, वरना हम तो बैठे ही हैं। अब आप लोग ने एक सब टीवी पे एपिसोड देखा होगा, ऑफिस ऑफिस, वो हर चीज में कहता है दो बातें होंगी। तो अब जब केस आपका एडीआर के लिए गया तो दो बातें होंगी, या तो आपका एडीआर सक्सेसफुल होगा, या तो आपका एडीआर सक्सेसफुल होगा, या आपका एडीआर अनसक्सेसफुल होगा। ठीक, अनसक्सेसफुल होगा। एडीआर अगर सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपने एमिकेबली अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया, तो उस एडीआर की रिपोर्ट के ऊपर, उस कंसेंट के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट और कॉम्प्रोमाइज के ऊपर कोर्ट एक डिक्री दे देगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको वापस भेज देगा। एक चीज और याद रखना, जब भी कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है तो ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें और कह रहे हो हम जा रहे हैं। अगर सूट फाइल हो गया है और आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो वो जो कॉम्प्रोमाइज है वो कोर्ट रिकॉर्ड में लगता है और उस कॉम्प्रोमाइज के आधार पर कोर्ट डिक्री देता है। इसका मतलब अगर हमने आर्बिट्रेशन में म्यूचुअली सेटलमेंट कर लिया, तो दैट सेटलमेंट विल बी रिकॉर्डेड, दैट सेटलमेंट विल बी रिकॉर्डेड और उसके बेसिस पे द डिक्री विल बी प्रोनाउंस्ड। ठीक, तो कोर्ट ये करेगा। अब मान लीजिए आपका एडीआर सक्सेसफुल हो गया तो डिक्री आ जाएगी, लेकिन एडीआर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? जब एडीआर सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ऑर्डर 14, कोर्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इश्यूज को सेटल करने की। अब देखो, ध्यान से समझना इस बात को। अब प्लेंट आई है, प्लेंट में अपनी सारी बातें लिखी, रिटन स्टेटमेंट में अपनी सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब कोर्ट को इश्यूज को सेटल करना है। अंडरस्टैंड, जब भी दो पार्टीज हैं तो वो दो पार्टीज कई सारी बातों के लिए अग्री कर रही होंगी और कई सारी बातों के लिए दे विल बी एट इशू। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ ऑफ अस विद रेफरेंस टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और मैं इस बात को प्लीड कर रहा हूं कि हम दोनों लोगों ने 1 जनवरी 2023 को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे। आप एज अ डिफेंडेंट उस बात को मान रहे हो कि 1 जनवरी 2023 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये जो पॉइंट है कि वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2023, इस पे वी आर नॉट एट इशू, इस पे वी आर नॉट एट इशू। इसका मतलब इस बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है। जब तक कोर्ट को अलग से ना लगे कि आई वांट एविडेंस, तब तक इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट,
एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, बाकी डॉक्यूमेंट्स, इंटरोगेटरीज, सब चीजों के आधार पर कोर्ट क्या डिसाइड करता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। मतलब व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, व्हाट इज द पॉइंट ऑन विच द पार्टीज आर एट इशू। मतलब हम ये मान रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम ये भी मान रहे हैं कि मैंने आपको एडवांस पेमेंट दिया था, हम ये भी मान रहे हैं कि आपका सामान आया था, लेकिन वहां पे दिक्कत शुरू हुई कि मैं कह रहा हूं कि आपने जो क्वालिटी सामान की भेजी थी वो रिक्वायर्ड क्वालिटी नहीं थी, डिफेक्टिव माल आपने भेजा था, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम दोनों मान रहे हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो वी आर नॉट एट इशू ऑन द पॉइंट दैट देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज और नॉट, दैट इज क्लियर। वी आर एट इशू ऑन द पॉइंट दैट the products received by the plaintiff were not of the appropriate requirements as agreed by the contract। तो ये हमारा डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इश्यूज का मतलब होता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो होते हैं वो कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं कि पार्टीज किस चीज पे इशू पे, क्योंकि जब आप इशू डिसाइड करोगे तभी उस पर आप एविडेंस लोगे, तभी आप कंक्लूजन पे आओगे किसकी बात सही है किसकी नहीं सही, फिर आप जजमेंट दोगे। तो इश्यूज जो होते हैं वो यहां से आते हैं। तो ऑर्डर 14 में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होगा। चलो अच्छा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया या नहीं भी हुआ, कुछ भी हुआ, एक बीच में चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं नॉन अपियरेंस, अपियरेंस ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 9। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। और ये पूरा ऑर्डर जो है वो हमेशा मैं एक चार्ट के थ्रू पढ़ाता हूं, एक चार्ट, छोटा सा चार्ट, जीवन भर के लिए ये ऑर्डर हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आता है, इस ऑर्डर से। बेसिकली क्या है, सिंपल बात है, दो पार्टीज हैं, प्लेंटिव डिफेंडेंट। अब मान लीजिए दोनों को कोर्ट में आना है, दोनों को कोर्ट में अपियर होना है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करना है, अपने विटनेसेस देने, एविडेंस देने, सारी चीजें करनी है। तो प्लेंटिव डिफेंडेंट दो पार्टीज होती है। मान लीजिए प्लेंटिव भी नहीं आया, डिफेंडेंट भी नहीं आया, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा, ये ऑर्डर 9 बताता है। मान लीजिए प्लेंटिफ आया है, डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगा, एक्स पार्टे चला जाएगा, सिर्फ प्लेंटिफ को सुन के जजमेंट दे सकता है, क्योंकि कोर्ट बैठा तो नहीं रहेगा। आपको समन्स दिए गए, आपको प्रॉपर तरीके से तामील दिया गया, आप आए नहीं, तो कोर्ट बैठा रहेगा क्या आपके इंतजार में, ऐसा नहीं है। मान लीजिए प्लेंटिफ ही नहीं आया जिसने सूट फाइल किया था, डिफेंडेंट आ गया, तो सूट को डिसमिस भी किया जा सकता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो ऑर्डर 9 देता है। तो ऑर्डर 9 बोलता है नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज, कि सर अगर आपको बुलाया गया और आप नहीं आए तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये बात ऑर्डर 9 बताता है। नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज इंपॉर्टेंट ऑर्डर है एमसीक्यू के लिए। चलिए सर, ये सब हो गया ऑर्डर, वो हो गया सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गए। जब एक बार सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गए, पता चल गया कि पार्टीज किस बात पे डिस्प्यूट पे हैं, देन विल कम द ट्रायल। तब होगा ट्रायल। अब होगा ट्रायल। ट्रायल एविडेंस एक्ट के साथ होगा, एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ते हुए होगा, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन ट्रायल में कुछ कुछ चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे जब हम ट्रायल की बात करेंगे तो ट्रायल में हम बात करेंगे एडजॉर्नमेंट की, एडजॉर्नमेंट की। अब एक सबसे बड़ी समस्या है देश में एडजॉर्नमेंट। सैलम एडवोकेट वाला केस इसके बारे में भी बात करता है, लैंडमार्क केस है सीपीसी का, कि भाई जनरल रूल है कि 3 एडजॉर्नमेंट देने चाहिए, लेकिन किसी का एक्चुअल केस है तो आप उसके ऊपर रियलिस्टिक कॉस्ट लगाओ। मान लीजिए प्लेंटिफ बेचारा अपनी नौकरी से छुट्टी लेके आया है, अपनी एक दिन की सैलरी कटवा के 200 किलोमीटर दूर से ट्रेन से भटकता भटकता पहुंचा है, डिफेंडेंट कह रहा सर नॉट वेल टुडे। तो भैया नॉट वेल टुडे तो कम से कम उसका किराया तो दो, उसका पैसा जो चला गया वो तो दो। तो हम देखेंगे एडजॉर्नमेंट्स की जूरिस्प्रूडेंस कैसे बनी है, हम देखेंगे कि ट्रायल के दौरान किस तरीके से 3 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट्स जनरली अलाउड नहीं होते हैं, उसके ऊपर दिए जा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर रियलिस्टिक कॉस्ट लगाइए, क्योंकि ट्रायल को हमें स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है, ट्रायल होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही, कि आपने फैक्ट वो बना लिए, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर लिए, उसके बाद आपने अपने विटनेसेस प्रोड्यूस किए, उसके बाद आपने चीफ किया, क्रॉस किया, वही सारी चीजें होंगी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में थी। बट उसके अलावा कुछ चीजें यहां पे भी ट्रायल में डील की गई। जैसे एक कंसेप्ट आएगा एफिडेविट्स का, एफिडेविट्स का। अब एफिडेविट्स जो है ऑर्डर 19 में डेल्ट है। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए एफिडेविट की जरूरत होती है, तो आप उसकी बात करते हैं। या हमने देखा था ऑर्डर 18 रूल 4 में कहा जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ जो होगा वो एफिडेविट पे होगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सब कुछ कुछ ऐसी एंसिलरी चीजें हैं जो ट्रायल के साथ जुड़ी हैं। एक कंसेप्ट आएगा जिसमें हम एडमिशंस देखेंगे, पार्टी ने अगर एडमिशंस करनी है तो उसका क्या फेट होगा। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन देखेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं इस पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्शन देखेंगे हम। अब इसके बाद मान लीजिए एक चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन, अब सीपीसी जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शंस की बात करता है। ऑर्डर 39 में परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो एसआरए में डलते हैं। मान लीजिए मैं आपका घर बना रहा हूं, ठीक है, और मैंने गलत तरीके से घर बना रहा हूं आपका, ठीक है। अब आप कोर्ट के पास गए कि सर इसने कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट किया है और इसके ऊपर सबसे पहले टेम्परेरी इंजंक्शन लगाया जाए, ये मेरा घर बनाना बंद करे, वरना जब तक आप जजमेंट दोगे तब तक ये पूरा घर बना चुका होगा, उसके बाद आपके द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो आप टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जाते हो। टेम्परेरी इंजंक्शन के साथ साथ एक और कंसेप्ट आता है ट्रायल में जो बोलता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ऑर्डर 38, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ये क्या कहता है, मान लीजिए अब डिफेंडेंट को तो पता चल गया प्लेंट फाइल होते ही, क्योंकि जब समन्स जाते हैं तो समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी भी जाती है, और वैसे भी उसको पता चल गया उसके खिलाफ केस हो गया है, तो उसकी जो उसको पैसा देना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको प्लेंट के बारे में पता चला, केस इंस्टीट्यूट हो गया है या केस किसी सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा। उसके बाद आखिरी में कह देगा मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूं, क्या कर लोगे। तो या फिर वो भाग जाएगा, विदेश भाग जाएगा और पकड़ में नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि देखो जनरल रूल तो ये है कि जब एक बार कोर्ट का जजमेंट आ जाए कि साहब इसको 10 करोड़ रुपए देने हैं, अब आप उसकी रिकवरी कराइए, ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन कराइए, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पास उतना पैसा नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल कराइए ऑक्शन में और पैसा निकाल लीजिए। लेकिन वो तो सयाना है, उसको पता है कि अगर जजमेंट मेरे अगेंस्ट आ गया तो मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा, तो वो बीच जजमेंट में ही अपनी प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएगा। तो उसके लिए कोर्ट ने प्रोविजन दिया है ऑर्डर 38 में, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। जजमेंट आने से पहले किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करना या किसी को अरेस्ट करना, ये चीजें बताई जाती हैं। इसी तरीके के हम देखते हैं एक कंसेप्ट आएगा कॉम्प्रोमाइज का, विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज एंड विड्रॉल, आप एडीआर तो चलो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन एडीआर अनसक्सेसफुल रहने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पार्टीज को लगा कि खून बहुत बह चुका है, अब कॉम्प्रोमाइज करना ही सही रहेगा, तो पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के आधार पर डिक्री आएगी। ऑर्डर 23 रूल 3 यही कहता है कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आप फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी कॉम्प्रोमाइज। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जो ट्रायल में आएंगी, जो बहुत छोटी छोटी होंगी बट आपको समझ नहीं होगी। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक रेफरेंस का केस आएगा, रेफरेंस आएगा। अब मान लीजिए ट्रायल कोर्ट कोई भी लॉ पॉइंट पे डिसीजन देना चाहता है, लेकिन उस पे किसी भी हायर कोर्ट का कोई जजमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि किस तरह से इसको डिसाइड करें, तो वो हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेज देंगे। ऑर्डर 46 रेड विद सेक्शन 113। ठीक, अब एक और कंसेप्ट आएगा कॉस्ट का। कई बार सामने वाली पार्टी जबरदस्ती आपको परेशान करने के लिए सूट फाइल करेगी, तो आप उससे कॉस्ट रिकवर कर सकते हो। जिसके फेवर में जजमेंट आएगा उसने जितनी भी परेशानी और यातना सही है वो उसके लिए कॉस्ट क्लेम कर सकता है। ऑपोजिट पार्टी अननेसेसरी डिले कॉज कर रही है प्रोसीडिंग्स में, तो उसके लिए कॉस्ट क्लेम कर सकता है। फिर एक कंसेप्ट इसी के साथ आएगा इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट क्या है, अगर आपको पैसा मिलना चाहिए, आपने मेरा 1 लाख रुपए लिया था, आपने 5 साल से नहीं दिया, अब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि आपको मेरा 1 लाख रुपए देना है, लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए मैं बैंक में डालता तो मुझे 3-4%, 5% इंटरेस्ट मिलता ना, तो 5 साल का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस पैसा दे दिया, मूलधन दे दिया तो काम हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि आई वुड हैव यूज्ड दैट मनी, तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट इससे आ जाएगा। ठीक, अब ये सब करने के बाद आपका फाइनली जजमेंट आएगा, ये सब करने के बाद आपका फाइनली जजमेंट आएगा। ये जो जजमेंट होगा ऑर्डर 20 में डील किया जाएगा। जजमेंट से ही एक वर्ड आएगा जिसको हम डिक्री बोलते हैं। डिक्री को बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट इज नोन एज डिक्री। अब होता क्या है, सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। जजमेंट में क्या होता है
कि आप सारे इश्यूज होते हैं, सारे एविडेंसेस जो लिए गए, मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, किस चीज को एक्सेप्ट किया गया, किस चीज को डिनाई किया गया, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। और उसके बाद एक कंक्लूजन होता है जो जजमेंट में आता है। डिक्री क्या होती है? डिक्री ऑपरेटिव पार्ट होती है। डिक्री बताती है ए को बी को 10,000 रुपए देने हैं। अब वो कैसे देने हैं वो डिटेल जजमेंट में आएगा। मान लीजिए जजमेंट 50 पेज का है या 200 पेज का जजमेंट है। अब वो उसको इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस के पास ले जाओगे तो पुलिस परेशान हो जाएगी, क्या है इसमें, कहां क्या लिखा है। तो डिक्री क्या होती है? डिक्री ऑपरेटिव पार्ट होती है। देवेशी सर और सामने वाले के बीच में डिस्प्यूट था, देवेशी सर को 10 लाख रुपए मिलने हैं, डिक्री में लिख गया है। अब क्यों मिलने हैं उसका पूरा डिटेल जजमेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि जजमेंट ने अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स किया है, जजमेंट ने अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस किया है, जज स्टेटमेंट दिए हैं, रीजनिंग दिया है, लॉ दिया है, और उसके बाद जजमेंट दिया है। बट ऑपरेटिव पार्ट डिक्री है कि भाई देवेशी सर को 13 लाख रुपए मिलने, खत्म बात डिक्री। तो दैट इज डिक्री। चलो जजमेंट आएगा। अब जब जजमेंट आएगा तो वापस से दो बातें होंगी। जब कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाएगा तो दो बातें होंगी। एक पार्टी जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए, जिसके फेवर में आएगा वो एग्जीक्यूशन करवाने जाएगी, और जिसके अगेंस्ट में आएगा वो अपील के लिए जाएगी या रिव्यू के लिए जाएगी। ठीक। अब एक पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, दूसरी मतलब अपील के लिए जाएगी, मैंडेटरी नहीं है। अपील इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूट। अपील जहां दी होगी वहीं पे आपका अपील का राइट आएगा, वरना अपील का राइट होता नहीं है। वी हैव अंडरस्टूड दैट। तो अपील होगी। अब अपील में क्या क्या हो सकता है? सब फर्स्ट अपील होगी। फर्स्ट अपील होगी, जनरली सारी डिक्रीज की फर्स्ट फर्स्ट अपील होती है। ऑर्डर्स जो लिखे हुए हैं ऑर्डर 43 रूल 1 में वही अपीलेबल होते हैं। 96 से 99 ईयर तक अपील की फर्स्ट अपील की बात दी है। फिर सेकंड अपील होगी सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेकंड अपील सेक्शन 100 में। सेकंड अपील होगी अगर कोई सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है, रेड विद ऑर्डर 42। उसके बाद एक प्रोविजन है अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 45 जनरल इंपॉर्टेंस का केस है अगर। ठीक। अब लेकिन अगर आप अपील फाइल करोगे तो अपील फाइल करते समय सबसे पहले आप ऑर्डर 41 में स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन लोगे। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन लोगे। क्यों भाई? आप पहुंच गए हाई कोर्ट अपील फाइल करके, मैं पहुंच गया हूं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाने। आपकी जितनी देर में अपील डिसाइड होगी मैं एग्जीक्यूट करा के घर निकल गया। तो जब आप अपील के लिए जाते हो तो आप कहते हो साहब एग्जीक्यूशन को स्टे कर दीजिए, ताकि जब तक अपील डिसाइड नहीं हो रही तब तक एग्जीक्यूट ना कराया जाए। तो अपील ऑटोमेटिक स्टे ऑन एग्जीक्यूशन नहीं होती। हम समझेंगे कि अपील इज नॉट द ऑटोमेटिक स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। उसके लिए आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है। कोर्ट आपको, क्योंकि अगर अपील को ऑटोमेटिक स्टे ऑन एग्जीक्यूशन कर दिया तो हर एक आदमी बस अपील फाइल कर देगा और फिर निश्चिंत हो जाएगा। तो इसलिए यह बात कही गई। चलिए जी, उसके बाद जब हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो एग्जीक्यूशन में हम समझेंगे कि एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होती है? तो बेसिकली दो कोर्ट्स होती हैं, दोनों सेम हो सकती हैं, बट एक कोर्ट होगी जो आपका जजमेंट देगी और एक कोर्ट होगी जो आपकी डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है। दोनों सेम कोर्ट हो सकती है, दोनों अलग अलग भी हो सकती है। तो एग्जीक्यूशन के बारे में हम समझेंगे। ऑर्डर 21 बताएगा कि एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। सामने वाला अगर पैसा दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट एंड डिटेंशन करो। पैसा तो चाहिए ना अपने को, अरेस्ट एंड डिटेंशन करो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो, अटैच करके उसकी प्रॉपर्टी को सेल करो अगर नहीं मान रहा है तो ये सारी रेमेडीज हैं जिससे, जिनको हम कहते हैं मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कि एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। मिल गया है देवशी सर को 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, फिर क्या करोगे? उसको अरेस्ट करोगे, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करोगे, उसको समय दोगे। अगर वो पैसा नहीं लेके आ पाया तो उसकी प्रॉपर्टी को पब्लिक ऑक्शन के थ्रू बेचोगे, और उसके बाद जो नेट प्रोसीड्स आएगा उसको बराबर बराबर विनिंग पार्टीज के उसमें बांटा जाएगा। क्या होता है ये चीज? ये चीज कहती है सीपीसी। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आज की क्लास में उद्देश्य यह था कि आपको सीपीसी का जो डर है उसको खत्म किया जाए। एक बार ये चीज समझ में आ जाती है, उसके बाद अगर आप आज जाके बेयर एक्ट से कोई भी प्रोविजन देखें, कोई भी सेक्शन देखें, तो वो इसी में कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। तो ये एक प्रोसीजर है, एक सिविल प्रोसीजर है, जिसका ऑब्जेक्ट है कि आपको जो रेमेडी सब्सटैंटिव लॉ में दी गई है वो मिल सके। तो ऑल दीज आर वेरी सिंपल। मैं आपको समझाना चाहता हूं
कि सीपीसी से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको सही तरीके से समझें। बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, ये इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सीपीसी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। तो आज एक प्रयास था आपको इंट्रोडक्शन देने का, कल मुलाकात करते हैं विद द डेफिनेशन क्लॉज एंड सेक्शंस। कल की क्लास में डेफिनेशन क्लॉज के साथ साथ पूरे सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, और परसों से 10-10, 15-15 ऑर्डर करके हर क्लास में इंपॉर्टेंट ऑर्डर और रूल्स को कवर करेंगे, ताकि आपकी कंप्लीट सीपीसी जो है कंप्लीट हो सके। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे बैचेस को देख लीजिएगा, टेलीग्राम में देवशीष पांडे फॉर जुडिशरी या देवशीष पांडे ऑफिशियल से जुड़ना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।